आम्यपन सदर नाव्यच्छसुयो लमा करबोज दैम्यो में दीता आम्यंटाकिन फूंजन शमान दिल चुम्ब्रमान गर गसह somewhat like this. क्या है इसकी गहराइयों में, थोड़ा सा अगर आप बता सके। इसकी रेफरेंसेस हमें बहुत पहले से मिलती आई हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल 4th सेंचुरी के आसपास नीलमत पुराण में संतूर का रेफरेंस हमें मिलता है एज शततंत्री वीणा। एक नाम इस साज का है जो मुझे लगता है मैं शायद आज पहली बार उसको रिवील करूंगा पूरी वर्ल्ड के लिए, जो मैंने इससे पहले किया भी नहीं था। ये न्यूरोलॉजिकली भी मेडिसिन की तरह काम करता है क्या? बिल्कुल करता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं संतूर की उस परंपरा के संवाहक जिनकी उंगलियों में सिर्फ सुर नहीं बल्कि 300 वर्षों की विरासत बहती है। एक ऐसा कलाकार जिन्होंने संतूर को सिर्फ एक वाद्य नहीं बल्कि यंत्र यानी आध्यात्मिक साधना का माध्यम माना, जिनके प्रयोगों ने संतूर को सुर बहार जैसी गहराई और वायलिन जैसी अभिव्यक्ति दी। सूफियाना घराने की परंपरा, पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की विरासत और अपने स्वयं के रागों की रचना के साथ आज हम स्वागत करते हैं संतूर के मर्मज्ञ पंडित अभय सोपोरी जी का। आपका स्वागत है अभय हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार श्वेता जी। सो नाइस टू हैव यू हियर। बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच, इट्स सच अ प्लेजर एंड आई वुड रियली लव टू से कि हैविंग नोन यू फॉर सो लॉन्ग, और आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है आर्ट और कल्चर की दुनिया में, ख़ास तौर पे क्लासिकल म्यूज़िक की अगर मैं बात करूं, कि ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपने बात की है अलग अलग आर्टिस्टों से, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। एक तो हमारी कोशिश है कि ये जो भी हमारी विरासत है ये ख़त्म ना हो जाए, कहीं दब ना जाए, छिन ना जाए। बहरहाल एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट के साथ आज हमारे सामने हैं आप, और दर्शकों के लिए पहले मैं चाहूँगी कि वैसे ये इंस्ट्रूमेंट संतूर है, मैंने बताया, लेकिन संतूर वास्तव में क्या है, क्या है इसकी गहराइयों में, थोड़ा सा अगर आप बता सके। संतूर हमारे जिसे हम कहते हैं कि एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। इसकी रेफरेंसेस हमें बहुत पहले से मिलती आई हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल 4th सेंचुरी के आसपास नीलमत पुराण में संतूर का रेफरेंस हमें मिलता है एज शततंत्री वीणा। शततंत्री यानी 100 तारों वाली वीणा। लेकिन संतूर की रेफरेंसेस अलग अलग तरीके से हमें वेदों में भी मिलती है, सामवेद में भी मिलती है। कश्मीर के पूरे ट्रेडिशन के साथ ये साज जुड़ा हुआ है। इसके और भी नाम हैं, जैसे एक नाम इस साज का है जो मुझे लगता है मैं शायद आज पहली बार उसको रिवील करूंगा पूरी वर्ल्ड के लिए, जो मैंने इससे पहले किया भी नहीं था। संतूरिया। संतूरिया जी। इसकी डिटेल्स लोगों को बहुत जल्दी मिलेंगी। अच्छा, क्या है ये, ऐसे ऐसे कई सारे नाम हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो बोले जाते हैं कि ये फॉरेन वर्ड्स हैं, लेकिन फॉरेन वर्ड्स में उनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में उनका मीनिंग मिलता है। लेकिन ये सिर्फ साज नहीं है एक्चुअली, जैसा आपने अभी बताया, ये यंत्र है।
और इस चीज़ पे मुझसे पहले तो पापा का वो रिसर्च रहा है। अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो ट्रेपेजियम शेप है। ये शेप आपको श्रीयंत्र में मिलता है। बिल्कुल। हमारे अपवर्ड ट्रायंगल है, डाउनवर्ड ट्रायंगल है, जो शिव और शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति वो अल्टीमेट एनर्जी जो है, जो क्रिएशन है इस प्लैनेट का, उस क्रिएशन का हिस्सा संतूर है। और ये महज कोइंसिडेंस नहीं है कि ट्रायंगल्स ऊपर नीचे लीजिए, बीच में तो ट्रेपेजियम मिलेगा ही मिलेगा। ये बेसिकली एक ट्रायंगल ही है। और वो ट्रायंगल हटाया गया। नंबर 1, उसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि जो साज का एक कंस्ट्रक्शन है वो इसी तरीके से है, और वो एक्स्ट्रा स्पेस थी। लेकिन उस एक्स्ट्रा स्पेस को काट के इसी साज का स्टैंड बनाया गया, जो आज भी कश्मीर में है। सूफियाना मौसीकी में हमारे जो म्यूजिशियंस बजाते हैं, उनके संतूर के नीचे ट्रायंगुलर स्टैंड रहता है। वो बेसिकली वही एरिया है जो संतूर में आगे मिसिंग है। लेकिन वो जो एरिया मिसिंग है, वो जिस चीज को सिग्निफाई करता है, वो कश्मीर की त्रिका फिलॉसफी है, शैविज्म की। तो ये साज जो है, ये प्राइमरली हमारे शैविज्म से जुड़ा रहा। और मतलब उसके बाद लॉर्ड शिवा से कहीं कोई वर्णन है कि लॉर्ड शिवा के साथ इसका सामवेद में आपने कहा कि है, लेकिन लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्शन कहाँ है? लॉर्ड शिवा का कनेक्शन शैविज्म की वजह से है। हम ये नहीं कह सकते कि लॉर्ड शिवा ने ये संतूर बनाया। ऐसी रेफरेंसेस एटलीस्ट मेरे पास अभी नहीं है, कभी आगे आएंगी तो वो अलग बात है। लेकिन शैविज्म, जब हम शैविज्म की बात करते हैं, शैविज्म बहुत पुरानी फिलॉसफी है, थॉट है। वो ये 4-5 हज़ार साल पुरानी नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा है। और अगर आप वेदों की भी बात करेंगे, मैं भी बोलता हूँ कि 5-8 हज़ार साल के आसपास अगर हम वेदों की बात करते हैं, तो मैं भी अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में बोल चुका हूँ कि 5 से 8 हज़ार साल के, 6 से 8 हज़ार साल मिनिमम वेद हमारे पुराने हैं। लेकिन एक स्टडी तो ये भी कह रही है कि ये 1000 साल छोड़ दीजिए, ये लाखों साल पुराने हैं। देखिए, हमारी जो डेवलपमेंट है पूरी ह्यूमैनिटी की, ये कहना मुझे लगता है बहुत ही वियर्ड होगा कि हम चंद साल, 1000 पुराने ह्यूमंस हैं। हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें पुरानी मिलती हैं। एक मुझे लगता है आपको भी पता होगा, एक आई थिंक सम 40,000 ईयर्स बैक या कुछ ऐसा है, एक फ्लूट मिला हुआ है। समवेयर इन यूरोप और समवेयर, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है उसका। और वो इतना पुराना साज है। हाँ, अब रेफरेंस नहीं है, तो जस्ट बिकॉज कि किसी चीज़ की रेफरेंस नहीं है तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता? हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमें नकारने की आदत है। हमें ये बोलना होता है कि हर चीज़ जो हमारे पास है वो बाहर से आई। और हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं, वायलिन को भी कहते हैं बाहर से आया, संतूर को भी कहते हैं ईरान से आया, और तमाम मतलब कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ, जिसका प्रमाण तो मिलता है कि भारतीय है पूरी तरह से। भारत की ज़मीन से मतलब वर्णन हर जगह है, उल्लेख है, लेकिन हम अक्सर नकार देते हैं। इज़ इट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स, या फिर अंग्रेज़ों का जो इन्फ्लुएंस हुआ, या वो भी रीज़न है, वो भी रीज़न है। और हम, मुझे लगता है वी एज इंडियंस, वैसे बात अच्छी है, हमें सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, बवाल नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हमें आदत है, शायद हमारी बेसिस ही इतनी फ्रीडम की रही है कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कब क्वेश्चन के दायरे से निकल के एक नेगेटिव चैलेंज में चला जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहूँगा कि तबला जो है वो फलानी सेंचुरी में आया
और वो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, तबले की जो बेसिस है वो उससे हजारों 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 साल पुरानी है। अब एक वाद्य है जिसका रेफरेंस हमें अगेन हर जगह मिलता है, वो तो थीसिस में भी ये रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, पुष्कर वाद्य। पुष्कर वाद्य के 3 मुंह थे बजाने के। अच्छा। 2 साइड से और 1 ऊपर से। तो क्या वो तबला नहीं है? क्या वो पखावज नहीं है? मृदंग। जी बिल्कुल। और उसके बाद है मृदंग, अपने आप में मृदंगम जो आज हम कर्नाटक में देख रहे हैं या हम पखावज देख रहे हैं, ये तो सब पुष्कर के बाद है। और इससे पहले की जो रेफरेंसेस हैं, जब ये आता है कि जो ह्यूमन था, देखिए हर चीज एवोल्यूशन से आई है, रातों रात कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं इस साज की बात करूं, सूफियाना साज में और सोपोरी बाज के साज में, जो मेरे फादर गुरु पंडित भजन सोपोरी जी की जो शैली है, सोपोरी बाज, जो ये संतूर आप देख रहे हैं, ये रातों रात नहीं बना। पापा की पूरी लाइफ चली गई इस शैली को बिल्ड करते करते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 1958 से लेके 1968 70, वो एक दशक है, उस बीच में ये बाज डेवलप हुआ पूरा। लेकिन इसकी डेवलपमेंट होते 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 होते, मैं आपको बताऊं, कोविड टाइम में कई चीज़ें ऐसी हैं जो पापा ने उस टाइम पे, अब उनके जाने से पहले, तब भी उन्होंने डेवलप कर दी इस साज में। और आज ये साज एक ऐसे मुकम्मल साज के तौर पे है, इट्स अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, इट्स कंप्लीटली एट पार विद दोज इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे यहाँ पे एक पूरी उनकी एक हिस्ट्री है ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। जैसे आप मान लीजिए कि सितार है, हमारा सरोद है, हमारी सारंगी है। जिस साज पे ये कहा जाता था कि संतूर पे कि इस पे राग एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, मैं आपको चंद महीने में विद द ग्रेस ऑफ गॉड इस पे राग दरबारी सुनाने वाला हूँ। तो वहां पहुंच गया ये साज। तो रातों रात कुछ नहीं होता, चीजें इवॉल्व हुई होती हैं। जब पहले इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट हुए तो पहले गड्ढा खोदा गया, उसके ऊपर स्किन डाला गया, एक धातु से उसको हिट भी किया गया, लकड़ी से या जिस भी चीज़ से। फिर होते 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 चीज़ें डेवलप हुई। हम अपने ट्रेडिशन को, अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को पढ़ते ही नहीं हैं। और पढ़ते वो हैं जो www. किसी वेबसाइट पे हमें मिलेगा। आई थिंक हमें ऑनलाइन नॉलेज पे नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा अपने कल्चर को जानना चाहिए। हमारा कल्चर हमें ये बताएगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, ये अब के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं। और जितना पुराना हम सोच सकते हैं, फिर आप 100 साल सोचिए, आप 1000 साल सोचिए, आप 10,000 साल सोचिए या उससे पहले सोचिए, आप जितना पीछे सोच सकते हैं उतना। और मैं ये भी कहूँगा, इस संस्कृति में, हमारे भारत की संस्कृति में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको फिर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। तो कई चीज़ें यहाँ से वर्ल्ड को मिली हैं। हाँ, पर हमें आंख कान बंद करके नकारना है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, हम वर्ल्ड को कितना बताते फिरें। तो जैसे संतूर का भी एक इवोल्यूशन हुआ पूरे, और अंकल ने तो इस पर बहुत काम किया। तो इसमें जो बदलाव आए ब्रिजेस को लेकर, हाँ, ये बदलाव एक इंस्ट्रूमेंट को आप कह रहे हैं कि इवॉल्व हो रहा है, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये छेड़छाड़ है। तो क्या उसकी आत्मा को खोजने का एक जरिया है? संतूर की आत्मा अभी भी मिली नहीं है, उसको खोजा जा रहा है। ये हम कहें कि ये एक यात्रा है। देखिए, मुझे लगता है एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है संतूर की जो डेवलपमेंट की यात्रा थी वो अब पूर्ण हो चुकी है। ओके। वो मुझे लगता है पापा के शायद इस प्लेनेट पे आने के जो अलग अलग रीजंस रहे होंगे, उसमें एक रीजन था इस साज को वो डेवलपमेंट देना जो उन्होंने दिया। देखिए, इस साज पे गाना है आज, पहले ये साज गाने के साथ बजता था। जैसे
अगर आप इजाजत दें मैं यस थोड़ा प्लीज सा। प्लीज, मैं बोलने वाली थी कि दर्शक सोच रहे होंगे ये बात कर रहे हैं कुछ सुना नहीं रहे तो प्लीज। देखिए हमारे सूफियाना मौसीकी में, कश्मीर की सूफियाना मौसीकी में एक ललवाक में एक लाइन आपको गा के सुनाता हूँ और वहाँ पे कैसे ये बजता है, और ख़ास तौर पे उसमें मेजर इन्फ्लुएंस होगा जैसे हमारी परंपरा में बजता था, तो हल्का सा फ़र्क था लेकिन ऐसे ही आज भी वहाँ बजता है। आम्यपन सदर नाव्य छसुयो लमा करबोज दैम्यो दीता आम्यंटाकिन फूंजन शमान दिल चुम्ब्रमान गर गसह somewhat like this। बहुत अच्छा लगता है संतूर सुनने में, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वो कहीं और ही है, वो शहर ही अलग है, उसकी झलक जी। अब लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है जो अभी आपने गाया उसका अर्थ जानने की। जी ललेश्वरी कहती हैं कि मुझे उनके जो ललवाक हैं वो पूरी फिलॉसफी है। सेंट हैं जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स जो कश्मीर की हमारी रही हैं, और हम उन्हें ललदित भी कहते हैं, ललेश्वरी तो कहते ही हैं। बियॉन्ड रिलीजन, तो इक्वली रिगार्डेड बाय एवरीबडी कश्मीर में। वो कह रही हैं कि मेरा जो दिल है वो कह रहा है कि मैं वापस घर जाऊं। अब यहाँ पे घर की बात एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हो रही है कि एक लूजपन जो थ्रेड का है वो मेरी लाइफ को टो कर रहा है। तो आप थॉट देखिए क्या बारीक थॉट है। तो उसको डिस्क्राइब करते हुए ललेश्वरी कह रही हैं कि मेरा दिल कह रहा है मैं वापस घर जाऊं, और जो लाइफ का एक डायरेक्शन है, वो जो नाव मेरी है वो उसके साथ लूजपन ऑफ थ्रेड के साथ वो जुड़ी हुई है, और लेकिन वही जोड़ है। तो ये इसका एक बहुत डीप मीनिंग फिर चला जाता है। कमिंग बैक टू क्लासिकल, देखिए हमारे क्लासिकल में गायकी, तंत्रकारी, इसका बैलेंस होना साज पे बहुत ज़रूरी है। ये शास्त्र की रिक्वायरमेंट है। अब मैं जो अभी राग मिलाया हुआ हूँ, इसमें ये मैंने हाल ही में ये राग इंट्रोड्यूस किया। मेरे राग मुझे फ्लो होते हैं। ये राग की एक नए राग की रचना की बात कह रहे हैं आप। जी जी, वेरी नाइस। और मैंने एक थॉट मुझे साथ में आया, मुझे राग के नाम खुद
आते हैं। मैं मेहनत नहीं करता, राग बनाने में मैं मेहनत नहीं करता। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मुझे स्ट्रक्चर सूझते हैं, फिर मैं उनको शास्त्र के हिसाब से देखता हूँ, वो ठीक है, कैसे बैठ रहा है। इसका मुझे नाम सूझा कि हमारे कंट्री के नाम से राग नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, तो मैंने इसका नाम रखा है राग भारती। एक ऑल्टरनेट नेम भारतीय भी हो सकता है, बट भारती मैंने रखा है, भारत से भारती। इसी में प्लीज अगर मैं गा रहा हूं, हरि नाम दे रे तना दरे नो, अब जो मैंने गाया तो क्या वो ये है? ये नहीं है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये गाना नहीं है, ये गायकी नहीं है। गायकी आएगी can't believe it. तो अगर So हम beautiful. सस्टेन लेके, सांस लेके एक सुर को खींचते हैं तो संतूर पे भी तो आना चाहिए वो। लेकिन संतूर इतना डेवलप हो गया है कि मेरा सांस कम पड़ जाएगा लेकिन मेरा सस्टेन नहीं रुकेगा। अब ये साज कहाँ ये प्लेइंग और कहाँ पे ध्रुपद बज रहा है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड ध्रुपद अवार्ड्स मिले हुए हैं पापा को और मुझे, तो जाहिर है कि साज उस लेवल पे है कि ध्रुपद शैली दिख रही है। यानी अगर ध्रुपद शैली के हिसाब से मान लीजिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि चेंज क्या क्या हुए। देखिए जैसे 25 ब्रिज का हमारा ट्रेडिशनल साज है, तो 25 ब्रिज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक साइड से 13 होते हैं, एक साइड से 12 होते हैं। ये 13th ब्रिज का भी आंसर आपको शैविज्म में ही मिलता है। क्यों 100 तार शैविज्म में आंसर है। 101 भी हो सकते थे, जिसने 100 तार चढ़ा दिए होंगे वो 120 भी तो चढ़ा सकता था। जब इतनी हिम्मत थी 100 तारे चढ़ाने की तो 120 भी चढ़ा लेते। Why 100? ये जो लोग बोलते रहते हैं कि साज कश्मीरी नहीं है, आंसर नहीं है उनके पास, बस खोखले आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे 100 तारे, क्यों 100 तारे हैं? अब देखिए हमारे ईरानियन इंस्ट्रूमेंट है, लोग बोलते हैं ईरान से साज आया, उसमें तो 72 स्ट्रिंग्स हैं, तो शततंत्री वीणा कहाँ होता है? और वैसे भी हम 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम संतूर की जब बात करते हैं तो फिर हम पता नहीं कितना पीछे जा रहे हैं। क्यों ये स्ट्रक्चर, कलम का स्ट्रक्चर, ये क्यों? ये हर चीज हमें कश्मीर में ही लेके जाती है, इसकी आवाज तक लेके। जब भी सुनो तो लगता है कश्मीर में है ऐसा। ये देखिए मुझे लगता है ये अकेला एक ऐसा साज है जो आपको एक रीजन में लेके चला जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर आप देखें, आप सितार बजाएं, वो आपको एक रीजन में लेके नहीं जाएगा। हाँ हाँ, बीट एनी इंस्ट्रूमेंट। जी, कोई भी सितार, सरोद, सारंगी, फ्लूट, सारे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्लूट आप सुने तो आपको लॉर्ड कृष्णा ध्यान में आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं आपको क्या वृंदावन ही चले जाएंगे। वृंदावन ही चले जाएं आप। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार अलग अलग जगह रहे हैं, तो वो कहीं भी लेके जा सकते हैं। पर संतूर आपको कश्मीर ही लेके जाता है, ऐसा इसका एक खनक है। और
ये साज साउंड थेरेपी का साज रहा है फॉर एजेस। ये न्यूरोलॉजिकली भी मेडिसिन की तरह काम करता है क्या? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। मैं आपको बताऊं, हमारी फैमिली में वो तो सेंट्स थे सारे, हमारे पूर्वज जितने भी थे, और संतूर उनका साज था, लेकिन वो लोग म्यूजिक थेरेपी में भी थे। और एक 1900 के आसपास का एक पब्लिकेशन है, उसका फॉरवर्ड ठाकुर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा हुआ है। उस बुक में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर साहब का रेफरेंस है, और वो उसमें बताते हैं कि लोगों ने वहाँ पे बताया कि इनके म्यूज़िक में हीलिंग पावर्स हैं। तो ऐसे ऐसे रेफरेंसेस भी कभी कभी मिल जाते हैं। ये बाय चांस मेरे एक डिसाइपल है, उनको ग्रेट ग्रैंडफादर शंकर पंडित जी? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित शमशार चंद सोपोरी जी। पंडित शंकर पंडित जी उनके फादर है मेरे ग्रेट। अच्छा, शंकर पंडित जी के बाद नाम पड़ा सोपोरी? जी, वो भी मैं आता हूँ। मैं नहीं, अभी पहले ये किस्सा सुन लेते हैं। अच्छा, तो देखिए मेरे देखिए हमारे फैमिली में म्यूजिक थेरेपी हमेशा रहा, और उस टाइम के जो वैद्य हकीम थे उनके प्रेस्क्रिप्शन में भी लिखा होता था कि आप पंडित शंकर पंडित जी के पास जाएं, पंडित शमशार चंद सोपोरी जी के पास जाएं, या उनसे पहले के भी पंडित सूरज पंडित जी वगैरह, इन सब के पास। खास तौर पे पंडित शंकर पंडित जी और पंडित शमशार चंद सोपोरी जी, और उनसे फलानी चीज़ सुने। तो ये तो हिस्ट्री है कश्मीर की। देखिए संतूर जो है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे म्यूजिक थेरेपी में, साउंड थेरेपी वुड बी द राइट वर्ड एक्चुअली, हमारे सेंट्स सेजेस जब अपनी डीप मेडिटेशन में रहे, बहुत सारे लेवल्स के बाद, स्पिरिचुअलिटी के अपने लेवल्स हैं, कुछ लेवल्स जब आप क्रॉस करते हैं, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 करके आप जब आगे ग्रेजुएट मास्टर्स कर जाते हैं, उस लेवल ऑफ मेडिटेशन में आप आकार, शेप्स, इन सब से हट के साउंड पे आ जाते हैं। और वहां जो साउंड उन्होंने सुनी, वो साउंड्स हैं डमरू, शंख, नगाड़ा, ये वाली साउंड्स, बेल्स। तो संतूर की जो साउंड है, और उसमें वहां पे उन्होंने साउंड, बाकी हमारे जो खासतौर पे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये साउंड्स उन्होंने वहां सुनी है। तो हमारे जितने भी साज हैं वो रिक्रिएशन है ऑफ दोज साउंड्स जो हमारे सेंट्स और सेजेस ने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सुनी है, कि ऐसा कुछ है, या उस निराकार वर्ल्ड में एक आकार भी मिला कि ऐसा कुछ होगा, वो यहाँ डेवलप हुआ। संतूर वही साज है। और मेरे फादर जब छोटे थे तो इवन 4-5 साल की उम्र में मेरे ग्रैंडफादर उनको सेंट्स के पास लेते थे और पापा बजाते थे। पहले तो थोड़ी देर बजाते थे, पर जैसे जैसे बड़े हो गए तो पापा रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का उनका स्लॉट था। 4 घंटा नॉन स्टॉप पापा बजाते थे। और वो सेंट्स शेयर किए कि जिन चीज़ों में महीनों लग जाते हैं, जब संतूर बजता है वो उन 4 घंटों में पूरा हो जाता है। ये ताकत है इस साज की। म्यूजिक की तो है ही ताकत, साउंड की तो है ही ताकत, लेकिन इस साज की अपनी एक अलग से ताकत है, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो यंत्र पे प्रोड्यूस हो रहा है। जो मैंने आपसे कहा, महज साज नहीं है, श्री यंत्र है। तो ये तो यंत्र की साउंड है, तो उसका तो इम्पैक्ट ही दूसरा है। इसमें मैं आपको कश्मीर का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर साहब का, पंडित शंकर पंडित जी का। तो ये तो पापा भी इसका जिक्र कर चुके हैं, मेरे दादाजी भी, पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी भी इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। कश्मीर के हमारे जो जब किंग थे वहाँ पे, महाराजा हरि सिंह जी, तो उस टाइम की ये बात है। और उनके जो लैंड जो देखते थे पूरा कश्मीर में, कुछ मैं माफ़ चाहूँगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, उनका थोड़ा सा स्लीप इश्यूज थे और बहुत सारे इश्यूज थे। तो बहुत प्रेशर देके, और क्योंकि ये लोग सेंट्स थे तो ये प्रोग्राम्स में नहीं बजाते थे। तो
अगर कभी कोई किसी को ज़रूरत हो तो वो कहते थे हम फलानी जगह बजा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए म्यूज़िक इबादत थी, वो वर्शिप था ईश्वर का। तो वो कहते थे मैं फलानी जगह या फलाने सेंट के लिए बजा रहा हूँ तो वहाँ पे आ जाएं। अब ये तो रेवेन्यू के इंचार्ज थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो इनको इमीडिएट वो करना पड़ेगा, बहुत पेन में है। तो जब बहुत रिक्वेस्ट हो तो उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेंज कंडीशन रखी। उन्होंने कहा लैंड पे नहीं बजाऊंगा, पानी में बजाऊंगा। तो एक डोंगा अरेंज किया गया जो बड़ा वो होता है, हाउस बोट का जो वो बेस होता है, उसमें रात को ये होगा। कहते हैं 2-3 घंटे के अंदर वो ऐसा डीप स्लीप में चले गए और उनकी ये पूरी जो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई उन 2-3 घंटों में। ये ताकत है इसमें संगीत की। हाँ, आदमी को भी थोड़ा स्पिरिचुअली एडवांस होना पड़ेगा, इंक्लाइन होना चाहिए कि आपको वो ताकत आगे देनी है तो आप में भी ताकत होनी चाहिए। और उसके बाद ये बात इतनी फैली, जो मतलब ये था कि ये तो श्रीनगर सिटी में हुआ, यहाँ पे अपने नगीन वुलर में ये हुआ जो डोंगा अरेंज किया गया था। उसके बाद उस टाइम पे श्रीनगर से सोपोर तो 2 घंटे का रास्ता था नहीं वो, क्योंकि कोई गाड़ियाँ तो ऐसी थी नहीं, तो टांगे वगैरह में जाना पड़ता था। तो आराम से वो जब घर पहुँचे तो घर तक भी पहुँच गई थी ये बात। लेकिन बीच में क्या हुआ, उन्होंने कहा आपने मुझे इतना हेल्प किया, मैं ये जागीर आपको देता हूँ, पंडित शंकर पंडित जी को। तो उन्होंने कहा मैं तो ये सब में तो मैं हूँ नहीं, लेकिन बहुत प्रेशर वगैरह करने के बाद फाइनली उनको जो वो दे रहे थे उन्होंने हार्डली उसका 10% लिया, जो किलोमीटर्स में था वैसे। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब घर पहुँचे तो हमारी जो बड़ी दादी थी उनकी वाइफ, तो उन्होंने उनसे कहा कि इस उम्र में आके तुम बिक गए। तो कहते हैं वो घर घुसे ही और वापस निकल गए, और फिर वापस आए और वहाँ पे उनको कहा कि देखिए मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मेरे घर वाले ही मुझसे नाराज़ हैं, हमें क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। कोई संत ही कर सकता है। कोई संत ही। और वो लिहाज में तो ले भी गए थे, लेकिन फिर वापस कर दिया। लेकिन उन्होंने इतना प्रेशर करके फाइनली कुछ एकर्स थे जो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी आपको तो ये लेना ही लेना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो एक शर्त पे लूँगा, एक यहाँ कॉटेज बनेगी जिसमें संत आके रुकेंगे, जो ये आप मुझे जागीर दे रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे एक स्टेज बनेगा जो बाहर से म्यूजिशियंस आएंगे वो वहाँ पे बजाएंगे इन संतों के लिए। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पहला स्टेज था 1800 जब। तो आज वो क्या कहलाता है? वो आज वो आज है, तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। क्या ये मतलब 90s में वो खत्म हुआ? नहीं, ये तो बहुत पहले खत्म हुआ। मुझे लगता है ये जो स्टेज था ये तो मुझे लगता है शायद कबाली रेड में ही शायद डिस्ट्रॉय हो गया था, जब वो 47 में कबाली रेड हुआ था। क्योंकि मैंने तो देखा नहीं ये, मैं देखा नहीं हूँ स्टेज ये कभी भी, तो ये तो बहुत पहले का डिस्ट्रॉयड है। लेकिन मेरे जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर साहब थे, तो वो जब ट्रैवल करने लगे तो कई लोग पूछते थे कि ये सेंट कौन है जो इतने बड़े म्यूजिशियन भी हैं। तो सबने कहा ये सोपोर से हैं। तो वो सोपोर से होते होते हम सोपोरी हो गए, और तब हमें जो आप मुझसे पूछ रहे थे तब ये नाम हमें सोपोरी हुआ। और मेरे दादाजी के जो फादर थे पंडित शमशार चंद सोपोरी जी, वो भी बेसिकली पंडित शमशार चंद पंडित ही थे। हाँ। लेकिन सोपोरी इतना हेवी हो गया था कि फिर वो उनके नाम के साथ सोपोरी ही लग गया, और फिर ये सोपोरी सरनेम हमारा। अच्छा, इसका 90s के एक्सोडस से कोई लेना देना नहीं है? सोपोरी का नहीं। कि आपने उसके बाद तब्दील किया है? ये तो देखिए मुझे लगता है ये बड़ा बहुत कम फैमिलीज हैं आज जिनके सोपोरी सरनेम है। इनफैक्ट कश्मीर के हमारे एक सिंगर हैं, तो वो 90s में पापा के पास आए और उन्होंने कहा कि पापा ही बुलाया उनको कि पापा अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अपने नाम के आगे सोपोरी लगा सकता हूँ? मैं बिल्कुल आपको फादर की तरह मानता हूँ। तो पापा ने कहा कि मानना क्या है, तुम मेरे बेटे हो, और सोपोरी
क्या हमारे कोई वो जायदाद खैर, थोड़ी ना आप- है, जो मर्जी अंकल बिल्कुल की लगाई है। शख्सियत ही ऐसी थी वैसे, मतलब आज भी हम लोग याद करते हैं, मिस करते हैं। खैर, आपने अभी राग सुनाया, कहा कि राग भारती एक इजाद किया है। ऐसे कई रागों की रचना आपने की है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि जब हम राग की रचना करते हैं तो क्या ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है या फिर ये आध्यात्मिक ही होता है? देखिए इसका सॉरी, दोनों- जैसे मैं कई म्यूजिशियन से दोनों मिलती पक्ष हूँ हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि ये फलाना राग उन्होंने बनाया, फलाना उन्होंने बनाया। हाँ, सो ये होता कैसे है? देखिए पुराने हमारे बहुत सारे कंपोजर्स रहे हैं, हमारे शास्त्रकार रहे हैं जिन्होंने राग कंपोज किए हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे राग कंपोज किए हैं, और गवैयों ने भी उसे गाया है, आगे जनरेशन्स में तंत्रकारों ने भी उस राग को बजाया है। राग दोनों तरीकों से है, एक आप शास्त्र के अनुकूल बनाएं और दूसरा ईश्वर आपको दे दे। शास्त्र से कैसे बनता है ये मुझे पापा ने सिखाया है। मतलब ग्रामेटिकली सही होना। हाँ, शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं। क्या है, जब आप राग बनाने जाते हैं तो आप अपना माइंड यूज करते हैं, तो आपको सारे पहलू देखने पड़ेंगे, क्या थाट बैठ रहा है, क्या बैठेगा, क्योंकि आप जो सोचेंगे हो सकता है वो रचना ऑलरेडी बनी हुई हो। और मैं नॉर्थ की ही बात करूंगा क्योंकि कर्नाटक में तो बहुत सारे स्केल्स हैं जो डिफाइंड है ऑलरेडी, लेकिन नॉर्थ में जो हमारे राग हैं जब वो बनते हैं तो जिन म्यूजिशियंस ने राग कंपोज किए हैं और बनाए हैं, खुद बैठ के बनाए हैं, डेलिब्रेट अटेम्प्ट करके बनाए हैं, तो वो शास्त्र के अनुकूल बनाए गए हैं, जिसमें हर चीज़ देखा गया है कि इसका टाइम फ्रेम क्या बैठेगा। यानी अगर एक रागेश्वरी है, अगर रागेश्वरी में उसको चेंज करके जिन्होंने भी कंपोज किया होगा, रागेश्वरी कौंस बनाया, तो वो कौन सा नोट चेंज होगा कि वो रागेश्वरी में कौंस का अंग आ जाएगा। यानी कौसी कानडा है, मालकौंस है, तो उसमें क्या एडिशन होंगे, कौंस का अंग कैसे आएगा कि वो कौसी, मान लीजिए कौसी कानडा कैसे बनेगा, कौसी कानडा कैसा होगा कि वो दरबारी से अलग होगा, भीम कैसा होगा कि वो गावती से अलग होगा। यूनिक आइडेंटिटी उसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बननी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ ईश्वर आपको फ्लो करके आपके पास पहुंच रही है, मेरे साथ मोस्टली यही होता है तो वो शास्त्र के हिसाब से खुद ही करेक्ट होता है, क्योंकि वो मैं सोच के बना नहीं रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा फ्रेम देखना पड़ता है कि कई बारी जो सूझा है मुझे कहीं कुछ उसका हल्का सा आरो अवरों में तो नहीं कुछ देखने की ज़रूरत है, लेकिन नॉर्मली मुझे ऐसा कभी कुछ खास डिफ़िकल्टी हुई नहीं है। जैसे मैंने एक राग महाकाली बनाया, अब ये नाम भी मुझे ही सूझा, और आप देखें हमारे शास्त्रों में इतने सालों में राग महाकाली नहीं था। अब मेरा कितना नॉलेज होगा कि मुझे ये पता होगा कि शास्त्रों में कौन कौन से राग हैं, वो तो बाद में चेक करके पता लगता है कि अच्छा ये राग नाम का नहीं है, या राग, एक राग मैंने पापा के नाम से बनाया, राग भजनेश्वरी। अच्छा। राग निर्मल कौंस, ये तो पापा ने खैर मुझे गाइड भी किया था इसमें। जो स्ट्रक्चर मैंने सोचा था उसमें पापा ने मुझे बताया नहीं इसमें ये चीज़ थोड़ा सा राग को थोड़ा सा इतना ब्यूटीफाई नहीं कर रही, इसको ये रखा। जैसे मैं रेशब लगाना चाह रहा था, पापा ने कहा रेशब नहीं लगाना है इसमें, बिना रेशब के राग रहेगा। या एक राग मैंने भगवती सोचा। अब ये नाम और ये चीज़ें मुझे खुद आती हैं। वैसे ही ये राग भी ऐसे ही हुआ कि राग बन गया था, मैं चेक कर रहा था क्या है, एंड सडनली आई थॉट हमारी कंट्री के नाम से राग नहीं है तो राग भारती। तो ये दोनों पहलू काम कर जाते हैं। आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी कनेक्टेड। इंसान अपने जीवन में कुछ भी करे, पहला ये होना चाहिए कि आप अपने काम से खुश होने चाहिए। मुझे लगता है ये, और मैं अपने यंगस्टर्स को भी यही बोलता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन क्रिएट कर सके
तो आप इतना एंजॉय करेंगे। और जब आप अपना वर्क एंजॉय करते हैं तो क्रिएटिविटी अलग ढंग से चलती है। फिर चाहे आप डॉक्टर हों, म्यूजिशियन हों, आप आर्टिस्ट हों, आप जर्नलिस्ट हों, आपको नई नई चीज़ें सूझेंगी। लेकिन एक बात बताइए अभय कि जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को हमेशा एक सेकेंडरी करियर के तौर पे लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है तो हॉबी के तौर पे रखो। बहुत कम लोग हैं जो उसको प्रोफेशन मानते हैं। और ऊपर से संतूर, ऊपर से सौतार तो संतूर में इतने कम लोग क्यों दिखते हैं? हमारे कंट्री में मेरा ऐसा सोचना है, देखिए हम कल्चरली तो बहुत रिच रहे हैं। बहुत ही कम एरियाज हमें मिलेंगे इस प्लैनेट के जो कल्चरली इतने एडवांस होंगे, जिनकी हज़ारों लाखों साल पुरानी सभ्यता निकल के आती है। और हमारा देश उसमें, मुझे लगता है मैं गलत नहीं होऊंगा कहने में कि हम नंबर 1 होंगे। और हो सकता है कोई हमारे आसपास भी हो, लेकिन हम बहुत एडवांस रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो हिस्ट्री में रही हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेजन्स रहे, हमारे ट्रेडिशंस को तोड़ा मरोड़ा गया, हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट किया गया, फिर चाहे हम उसे अपना जो एक 200 साल की हुकूमत रही अंग्रेज़ों की, उन्होंने अपने हिसाब से किया। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा आयुर्वेदा भी है, तो हमारे ही आयुर्वेदा को लेके हमें ही वापस बेचा जाता है। हमें बोला हल्दी खाते और खुद हल्दी की टैबलेट्स बनाई, और हम हल्दी की टैबलेट्स खरीदते हैं। करक्यूमिन जी हम इंडिया में भी खरीदते हैं। मैंने कईयों के घर में देखी हैं टर्मरिक टैबलेट्स। क्यों, हल्दी में क्या प्रॉब्लम है? टर्मरिक टैबलेट बहुत अच्छी हो गई, हल्दी घर में खाइए। हमारे खाने में तो पूरा नेचुरोपैथी छुपा हुआ है। लेकिन हम इतने एडवांस थे कि शायद हम भूल ही गए कि इसको सेव भी करना होता है। और बाय द टाइम हमें इंडिपेंडेंस मिली, ये मेरा सोचना है, हमारा फोकस डेवलपमेंट पे अपनी इतना चला गया कि हम अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को पीछे भूल सा गए। उसमें हमारा शास्त्रीय संगीत भी आता है। कि आप देखेंगे कि बीच का एक दौर इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा ठीक भी था, लेकिन फॉल आ गया। फॉल इसलिए आया क्योंकि सबका यहाँ चला गया, नहीं हमारे बच्चों को पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ऐसे कुछ बनना है, म्यूजिशियन नहीं। और म्यूजिशियन की हालत ऐसी हो गई कि ये तो सोशल टैबू में आने लग गए कि अरे म्यूजिशियन हो, डांसर हो, तो इज्जत घटने लग गई। लोगों को मैरिजेस नहीं मिली कि अब गाने बजाने वालों के यहाँ पे शादी करवाएंगे, तो गाने बजाने वालों के यहीं शादी होने लगी। ये बोलते हुए आज हमें शायद हंसी भी आएगी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कितना डैमेज हमने अपने साथ खुद किया है, और ये डैमेज के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये हमने खुद किया, कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे खुद मारी है। और उसका नतीजा ये निकला है कि 2026 में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि शास्त्रीय संगीत को कैसे बचाया जाए। कितना अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये है कि अब जो हुआ सो हुआ, हमें आगे देखना ही देखना पड़ेगा कि हम कैसे इन चीज़ों को ले सकते हैं। हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोपोगेट करना पड़ेगा। हमें पहले तो एक्चुअल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। ये बेकार की हिस्ट्री, बाहर से आया ये सब, वो सब जो हकीकत है कलेजा रख के लोगों को बताना है, दुनिया को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बिना डरे सिखाना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है कि आपकी एक मूवी शिकारा, जिसमें आपने संगीत दिया, और अगर बॉलीवुड में इसको काफ़ी और ज़्यादा जगह मिले तो हो सकता है लोगों का रुझान और बढ़े। बॉलीवुड में ऑलरेडी है, और देखिए वहाँ पे सिंगर के सामने शायद सब दब जाते हैं, है ना? नहीं, आज थोड़ा सा बदलाव आ गया।
आज हमारे कई म्यूजिशियंस हैं जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में बिलीव करते हैं और उनकी जो मेहनत है वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके दिख भी रही है। हो सकता है कि हम सोचे कि क्लासिकल साज है तो क्लासिकल म्यूज़िक ही बजना चाहिए था, वो एक अलग एक अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन हमारे साज इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के साथ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे आ रहे हैं। बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं हारमोनियम को लेके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं संतूर ले रहे हैं, सितार ले रहे हैं, इनके इलेक्ट्रिक वर्जन्स को ले रहे हैं। तो आज चीज़ें बदली हैं, लेकिन हाँ देखिए संतूर एक ऐसा साज है जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। आपको 100 तारे तो मिलानी ही मिलानी है, और ख़ासतौर पे अगर वो सोपोरी बाज है तो बाज अपने आप में इतनी सारी चीज़ें दे रहा है कि आपको बैठ के सालों साल सीखना पड़ेगा। तो इसलिए जो सिखा रहे हैं एक तो वो बेझिझक सिखाएं, क्योंकि कई बारी मैंने देखा है लोग घर के बच्चों को तो पूरी नॉलेज दे देते हैं, कुछ लोग सब नहीं, लेकिन डिसाइपल्स को कम दे देते हैं। लेकिन डिसाइपल्स का भी काम है, देखिए गुरु ओशन है, वो अगर आपके पास आए तो आप ले नहीं पाएंगे, वो तो सुनामी है। आपको डाइव मार के जो जो चाहिए वो लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय की पाबंदी के कारण अब है इन द एंड कुछ ऐसा, कुछ फास्ट, कुछ फ्यूजन, कुछ ऐसा संभव है? मैं हल्का सा कुछ आपको इस पे सुनाता हूँ। और थोड़ा सा हम बात कर रहे थे लेकिन उसमें पीछे रह गया कि गायकी अंग संतूर पे कैसी है। एक दो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। दे रे दे ना तना रे दे ना रे दे रे दे ना रे ना तना रे रे ने रे देना देना। गाना झलकना चाहिए। ब्यूटीफुल। एक तराना है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर साहब का, वो तो अलग राग में और सूफियाना कंपोजिशन में उन्होंने यूज़ भी किया। मैं इस राग में आपको सुनाता हूँ। धीम तनन तदरिदानि धीम तनन तदरिदान नादिरदानी तुम दिरदानी तहे धीम तनन तदरिदानी धीम तनन।
वीविंग मैजिक। Thank you, एक्चुअली मुझे thank ऐसा you. लग रहा है जैसे मतलब मेस्मराइजिंग है। हमारा संगीत, और मैं संगीत में जब बात करता हूँ तो मैं उसको डिवाइड नहीं करूँगा, और हमारे जो यंगस्टर्स भी हैं मैं उनसे कहता हूँ सब सीखो, इंडियन भी सीखो, वेस्टर्न भी सीखो, क्लासिकल भी सीखो, बॉलीवुड भी सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ना उड़े कि अपने जो रूट्स हैं उनसे ही हम बिछड़ जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पापा एक बड़ी अच्छी चीज़ कहते थे कि एक परिंदा दिन भर घूमता है, रात को घोंसले में ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपने रूट्स में जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपने रूट से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं तो फिर हमें ऑनलाइन, आज की डेट में ऑनलाइन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ऑनलाइन चीज़ें वेस्टेड इंटरेस्ट से भी आती हैं, और उनमें अगर हम खुद वाकिफ़ ना हो अपनी चीज़ों से, तो मैं एक बड़ा किसी कॉन्सर्ट में था तो मैं बच्चों से बोला, मैंने कहा कि देखिए हम बैठे हैं, हम पद्मासन में बैठे हैं, अगर हमें नहीं मालूम होगा तो कल को हम बाहर जाएंगे, कोई बाहर का व्यक्ति जब हमें सिखाएगा तो वो अपनी चीज़ें भी डालेगा, और अगर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा वो आसन का नाम चेंज कर देगा, तो आप पद्मा आसन से पीटर आसन पे पहुंचेंगे, और आप वापस हिंदुस्तान आके मुझे ही बताएंगे कि आप जो आसन लगा रहे हो वो गलत है, वो पद्मासन नहीं है। तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने एवोल्यूशन को हमें स्टडी करना चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री, इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ देख लें, हम साइंस भी समझ जाएं, हिस्ट्री भी समझ जाएं, सब कुछ हमें पता हो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो पता होती हैं। अब हमें कौन सा सारा कॉन्स्टिट्यूशन याद है, लेकिन पता है हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, राइट्स तो पता है, बिल्कुल। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और फिर जो हमारी फ्लाइट होगी, आई थिंक वो हमारे विंग्स में हमारा तिरंगा दिखेगा फिर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अब हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। इट वाज रियली नाइस, थैंक यू सो मच। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि भारत की विरासत के बारे में लोगों को पता चल सके। अभी आप मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।